खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुज़िश्ता 5 सालों में जिस लफ्ज ने खूब सुर्खियां बटोरी, एक ऐसा लफ्ज जिसके बज़ाहिर हिंदुस्तान की तारीख में निशान नहीं मिलते, वो लफ्ज जिसके जहन में आते ही एक डर, खौफ और जिंदगियां तबाह करने वाले मनाजिर सामने आते हैं। ऐसे में ये ज्यादा अहम नहीं कि उस लफ्ज का वजूद कहां से जुड़ा है, बल्कि ज्यादा अहम यह है कि इसके माने के साथ साथ इसके असरात कितने खतरनाक है। इस तमहीद का मतलब आप समझ गए होंगे। मेरी मुराद लफ्ज मॉब लिंचिंग से है। इस लफ्ज के साए तले कई जिंदगियां तबाह हुई। लफ्ज मॉब लिंचिंग पर गुज़िश्ता दिनों आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी लबकुशाई की। हालांकि इन्होंने लिंचिंग पर काबू पाने से मुतालिक कुछ कहने के बजाय इस लफ्ज के इस्तेमाल पर नाराजगी का इजहार किया। आरएसएस सरबराह ने कहा कि लफ्ज लिंचिंग हिंदुस्तान नहीं बल्कि मगरबी ममालिक की देन है। इस लफ्ज के जरिए मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आरएसएस सरबराह के लिए लफ्ज मॉब लिंचिंग कहां से आया, यह माने रखता है या इससे होने वाली तबाहकारियां। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी उनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यासिर जिलानी साहब दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्र मंच के तर्जुमान हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब, जो कि एमआईएम के लीडर हैं। आपका भी बेहद इस्तकबाल करते हैं। यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आरएसएस का मॉब लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद चार जानिब से उनकी सताइश भी की जाने लगी, लेकिन कुछ सवाल भी लोगों के जहन में है। सवाल ये कि क्या इस पर रोक लगाने की बात मोहन भागवत को नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, एक किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर किसी तरह की हिंसा कभी भी मायने नहीं होती जी। कभी भी उसको हिंसा को जगह नहीं दी जाती। जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने बात कही है, वो मॉब लिंचिंग के अंदर एक सिलेक्टिव होके जो प्रोपेगेंडा गैंग है भारत के अंदर, और वो जिस तरीके से पूरे भारत में प्रोपेगेंडा करता है, वो जिस तरीके से पूरे भारत में एक भरम का माहौल बना के सिलेक्टिव होके वो बात पहलू खान की तो करता है, वो बात तबरेज अंसारी की तो करता है, लेकिन वो बात दिल्ली के अंकित सक्सेना की नहीं करता, वो दिल्ली के ध्रुव त्यागी की बात नहीं करता, वो मथुरा के भरत की बात नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी सर संचालक ने जो बात कही है वो उन्होंने हिदायत दी है, और हिदायत देना एक तरीके से समाज को एक बेहतर ढंग से एक नई रोशनी में देखने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ें और किसी भी मुद्दे पे चिंता करके अगर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतरीन दिशा और निर्देश के साथ काम हो सकता है। लेकिन हमारे आजकल का जो एक माहौल है उसमें कहीं ना कहीं खास करके एक कौम के कुछ लोग जो हैं वो उसको जोड़ देते हैं, और वहां पे लिंचिंग को खास करके एक खास लोगों के साथ जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा उन्माद फैल जाता है, और उसका चर्चा हम करते हैं। चर्चा हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी संगठन के बड़े मुखिया ने हिदायत के तौर पे ये लोगों को बताया है तो यकीन माने कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और यकीन माने कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, आप नोट करें। आपके माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, हिंसा जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए बेहद खतरनाक है। हम भारत में अपने आईन को अपने सामने रख के अपने तमाम काम हम करते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 24 में हम तमाम भारत के लोगों को वो ताकत दी है कि हम अपने धर्म को लेके, हम अपने किसी भी कार्य को लेके आजाद हैं जी। और सभी को अपने मजाहिब के तय रहने की आजादी है हमारे मुल्क में, जाहिर सी बात है। आरिफ शेख साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लफ्ज मॉब लिंचिंग पर ज्यादा फोकस था, क्या आपको ऐसा लगता है मोहन भागवत का, या फिर उसके एक्ट पर उनका ज्यादा फोकस नहीं था? देखिए, सब में पहला मॉब लिंचिंग जो है ये कब से चालू हुई आप बताइए ना। जब से बीजेपी सरकार में आई है, उसके पहले कभी आपने मॉब लिंचिंग का वर्ड सुना था आप लोगों ने?
हमने तो कभी नहीं सुना था। आज जो भीड़ बनाकर लोगों को मारा जा रहा है, ये सिर्फ क्यों मारा जाता है? ताकि एक तबके के लोगों को डराया जा सके। इसका सीधा का सीधा काम यही है कि एक तबके को डराया जा सके। अब एक तबके को इतना डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है कि ये लोग उसका एक इशू बना के चल रहे हैं जी। आज जहां पर इनका बोलना है कि भाई नॉन मुस्लिम लोगों को भी मारा जा रहा है, मुस्लिम लोगों को भी मारा जा रहा है, लेकिन हम जब न्यूज़ देखते हैं, हमें जब दिखाया जाता है तो यही दिखाया जा रहा है कि भाई मुस्लिमों को मारा जा रहा है, और ये सब हो रहा है इनकी तरफ से ही। ये कोई कुछ दूर से नहीं बात आ रही है, ये हिंदुस्तान में आ रही है। हिंदुस्तान के हर एक कोने में ये चल रहा है, हर एक जगह मारा जा रहा है। आप खुद देखो, तबरेज अंसारी की बात हो या पहलू खान की बात हो, हर एक जगह मारा जा रहा है। आप जैसे इन्होंने 2-4 नाम गिना है हिंदुओं के, उनका नाम तो कभी न्यूज़ पे आता ही नहीं है। तो ये एक डर का माहौल जो एक तबके के लिए ही बनाया जा रहा है, दूसरों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, और ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप इनको, जो मोहन भागवत जी है, लास्ट टाइम जो इन्होंने कहा था कि भाई मॉब लिंचिंग जो है एक वेस्टर्न कल्चर का वो है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपकी डिबेट में यही कहा था कि मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हो रही है, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान या आप देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ कहाँ भी नहीं हो रही है। ये जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रही है। सवाल यही है यासिर जिलानी साहब, सवाल यही हो, ये आपके पॉइंट को मैं यहाँ पर उठाऊंगी। यासिर जिलानी साहब, सवाल यही है कि मॉब लिंचिंग बज़ाहिर मगरबी ममालिक की देन है, लेकिन हिंदुस्तान में ये हो रहा है। इस पर नकेल लगाने के लिए, कदगन लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए, काबू करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या मोहन भागवत को अपनी स्पीच में इसका जिक्र नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज और वाज़ह करूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान ने पहले भी देखा है। मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जो मॉब लिंचिंग थी वो 84 की थी। मुझे लगता है कि जो लोग बैठते हैं टीवी पे, उन्हें थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त करके बैठे तो ज्यादा बेहतर हो। मॉब लिंचिंग वो थी जिसमें ट्रक के अंदर बांध के, जानकारी बहुत दुरुस्त है साहब, एक नहीं, जानकारी बहुत दुरुस्त है। 2014 से ही मॉब लिंचिंग चालू हुई है, उसके पहले कभी नहीं होती थी। ये सिर्फ और सिर्फ डराने का माहौल बनाया जा रहा है। आप लोग जो है बातों को घुमाने का काम करते हो, आप लोग कभी भी मुद्दे की बात करते ही नहीं हो। आप लोग का काम है कि आप लोग हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बात करो, आप लोग का काम है कि हिंदुस्तानों के जवानों के काम की बात करो, आप लोग का काम है कि जहां पर बैंक बंद हो रही है, बैंक लूट रही है, बर्बाद हो रही है, आप लोग उसकी बात करो। लेकिन आप लोग जहां पर बात नहीं करके आप लोग क्या बात करते हैं? हिंदू मुसलमान एक तबके की बात लेके चलते। ये आप लोग से ही चालू होता है। आप लोग को जब ये सब बात है, आप अपने मुखिया से ये पूछिए कि आप लोग हिंदुस्तान को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते, आप लोग हिंदुस्तानी की तरक्की की बात क्यों नहीं करते, ठीक है, यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। नौकरी की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ वल्गराने का काम करते हैं आप लोग। ठीक है, यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। अब ये चुप होंगे तो जवाब दूंगा। जी, वो चुप हैं, खामोश हैं। जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इंसाफ को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं, उसका जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भड़काने का काम, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम अगर कोई एक आदमी करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी का काम। मैं उस पे आना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा था कि आज लिंचिंग पे हम तर्क के साथ बात करें। हम लिंचिंग पे आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए कोई काम उन्होंने करा। मुसलमानों के बच्चों के तालीम के लिए क्या किया ओवैसी ने, ये इन्हें ये बताएंगे नहीं। मुसलमानों के बच्चों के आप ओवैसी साहब ने 7 स्कूल खोली हुई है, आप जाके देखिए हैदराबाद में, जहाँ के वो एमपी है, वहाँ के गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ के गरीब लोग उनके हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। आप पहले नॉलेज रखिए ये चीज का, बात फैलाना हो और वो भी उन्माद, आपको नॉलेज नहीं है ओवैसी साहब के बारे में। आरिफ साहब और यासिर जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट ये है कि मुद्दे से प्लीज, मुद्दे से आप दोनों भटक रहे हैं। हम मॉब लिंचिंग को लेकर, मैं इसीलिए देखिए मैं जानता नहीं, इसलिए मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा था। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संघ के सरबराह ने जो बात कही है वो समाज को जोड़ने की बात कही है। समाज के अंदर फैली जो
हमारे अंदर, हम अपने अंदर कहां से समाज को जोड़ने की बात हो गई, ये बताइए। हमारे समाज को जोड़ने की बात तब होती है जब वो मॉब लिंचिंग को खत्म करने की बात करते, मॉब लिंचिंग को रोकने की बात करते, मॉब लिंचिंग के ऊपर एक अच्छा कानून बनाने की बात करते। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मॉब लिंचिंग जो है वो दूसरा वर्ड है, कहीं बाहर से आया हुआ है। आप लोग जो है सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहां भी हो रही है वहां मजम्मत की जाती, और पुलिस जी आरिफ मोइन साहब, आप कह रहे हैं कि फिर मैं अपनी बात एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है मॉब लिंचिंग को लेकर। वहीं आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि एक खास तबके को बदनाम किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक खास तबके को निशाना बनाते हुए मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है? सफर तो सभी लोग हो रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है इनकी, सही बात है, लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इनकी। ये सिर्फ जो है दुनिया, हिंदुस्तान को ये बता रहे हैं क्या भाई हम देखो मुसलमानों को कितना दबा रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाकी देशों में भी ये हो रहा है कि मुसलमान को दबाकर लोग अपनी सियासत चला रहे हैं। वही सेम चीज जो है हमारे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं कि ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम लोग कितना इनको दबा रहे हैं, तब जाकर ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। आप मेरे को बताओ कि मुसलमानों के नाम से आज कितना डराया जाता है। आज ये बोला जाता है कि भाई जितने भी जगह कुछ गलत हो रहा है वो मुसलमान ही कर रहा है, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट का नाम है, किधर कुछ रेप हो जाता है, किधर कुछ होता है, मुसलमानों का नाम क्यों खींचा जाता है? क्या बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कोई दूसरे नहीं रहते? आज आप अजमेर ब्लास्ट देख लो, दूसरे ब्लास्ट देख लो। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ब्लास्ट के ऊपर से ही आप इनकी जो राजनीति है वो देखिए कि इन्होंने एमपी का टिकट जो है प्रज्ञा ठाकुर को देते हैं, जो है आतंकवादी है, उसका जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ये एक तबके को दबाकर जो लोग हम पर जो है आकर हुक्म करना चाहते हैं, ये उनको जो है आरिफ साहब देकर इनको आगे बढ़ा रहे हैं? आरिफ साहब, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया, इस पर आप हैरानी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो जीत कर आई, इस पर हैरानी का इजहार आप नहीं कर रहे हैं। वो जीती ना, मैंडेट उनको किसने दिया? जनता ने दिया। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों का डर बताकर ये अपनी सियासत चला रहे हैं। आज प्रज्ञा ठाकुर को आप खुद बताइए, इससे पहले आपने कभी सुना था कि कोई आतंकवादी को कोई पार्टी ने टिकट दिया हुआ है? आपने कभी सुना था ये चीज? आप एक नाम मेरे को बता दो क्या भाई जो आतंकवादी जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसको बीजेपी जो है टिकट दे देती है और एक जगह से इलेक्शन लड़वाती है ताकि वहां पर लोग इकट्ठा हो जाए कि हाँ भाई इसने मुसलमानों को मारा था, हमको इसको वोट देना है। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, क्या अक़लियतों को लेकर दूसरे तबकों में डर पैदा की जा रही है, ऐसा आपको लगता है जैसा आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं कोई ऐसा जो कुतर्क है उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा कि आदमी को इतना भी आइडिया नहीं हो भारतीय राजनीति का कि एक आदमी संसद में जो पहुंच चुका है उसको ये आतंकवादी कहते हैं, तो ये इनकी सोच मुबारक हो, क्योंकि इन्हीं के एक नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने कहा था 15 मिनट दे दो मैं हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उससे बड़ा आतंकवादी तो मुझे नहीं दिखता कि कोई और होगा, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये कहना है कि हम हिंसा भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और हम हिंसा को त्यागें। हम हिंसा की तरफ अगर जाएंगे तो ये जो समाज है, ये जो हमारी विरासत है, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत के अंदर, और भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम की, जो भारत की रवायत है, जो भारत की रिवाज है, जो हमारे यहाँ बुजुर्गों ने दिया है, हमारे बड़े बड़े वली अल्लाहों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान बनाया, जो सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा का एक नारा है, उसमें आप यकीन करें कि उसमें हमारे बुजुर्गों का देन है, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया साहब, आप तो ये बोल रहे हो वली अल्लाह ने हिंदुस्तान बनाया, ये बात हम मुसलमान मानते हैं, मेहनत, लेकिन आपके तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है वो हिंदू है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जाके आप अपने आरएसएस वाले को समझाओ कि हिंदुस्तान में बनाने में, हिंदुस्तान को बनाने में मुसलमान का भी बराबर हक है। हटा दो, हम हिंदुओं को मार देंगे। इस तरह के लोगों ने जब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू किया, तब से मुझे लगता है कि ज्यादा कौम डरने लगी। और बात कर रहे हो गुजरात यासिर जिलानी साहब, हम मॉब लिंचिंग पे ही रहना चाहते हैं। निशान नहीं था,
उनका कई घंटों आरएसएस तक सरबराह पुलिस मोहन भागवत के इंटरव्यू बयान पर ही लिया। रहना चाहते उनके हैं। मुंह से भारत कुछ के निकल उनके इस गया, बयान की आपको सताइश भी की जा रही है, लेकिन भारत के लेकिन लोग यासिर साहब मुसलमानों आपसे को सवाल शिक्षा ये, कैसे मिलेगी, यासिर उस पे साहब कभी चर्चा नहीं करते। यासिर साहब आपसे सवाल ये कि मॉब लिंचिंग की बात जी, जी। आरएसएस सरबराह ने जी, कही, जी। कहा कि मगरबी ममालिक की देन है। 2018 में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कह चुकी है सरकार से कि कानून मॉब लिंचिंग पर लाया जाए। क्या इस तरह की बातें आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की तरफ से नहीं की जानी चाहिए थी अपनी स्पीच में? अगर वो इस तरह से खुलकर कह देते तो पूरी बात वाज़ेह हो जाती कि आरएसएस के मन में क्या है, दिल में क्या है। देखिए, जी सना, आप बहुत अच्छी सहाफी हैं, बहुत संजीदगी के साथ आप सवाल करती हैं। आप यकीन माने कि एक दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है, जहां पे समरसता, समानता की बात की जाती है, जहां पे इंसानियत को ऊपर रख के बात की जाती है, अगर उसके हेड ने कोई बात कह के मुहिम को आगे बढ़ाया है तो यकीन माने, और तमाम आप जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस आप देख लें, उसमें किसी को बख्शा नहीं गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है। हाँ, कोर्ट की प्रक्रिया जिसकी हम अपने संविधान, अपने न्यायालयों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कौन कितना मजबूती से अपना केस रखता है और मारा गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर लोग रिजल्ट आता है, ये उस पे हम बहस तो जरूर लंबी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हेड ने कही है तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में और सख्त कानून बनाया जाएगा मॉब लिंचिंग को लेके, और सख्त सरकारें होंगी, और जो सरकार रवैया ढीला अपनाएगी, बनाया जाएगा, यकीन और माने 10-20 हजार लोग के मरने के बाद में सबक सिखाने कब बनाया जाएगा? इसको इतना के टाइम पास क्यों लगा रहे हैं आप लोग? ताकत मॉब है। लिंचिंग के सना, ऊपर आप आप लोगों को believe करें कानून जल्द कि से जब जल्द लाना कहीं चाहिए। आरिफ साहब, की एक सेकंड, शुरुआत आपके होती पास है, लौटूंगी, उसको आपके पास appreciate लौटूंगी। करना चाहिए। यासिर ठीक है साहब कि की आप बात सुन रहे हैं ना, आपका सुन लेते सवाल हैं। जायज। आरिफ साहब, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, बीच में आप इंटरप्ट करते हैं। यासिर साहब अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, यासिर साहब कहिए, क्या कह रहे थे? सना, देखिए, मैंने कहा कि जब एक संगठन का, इतना बड़ा संगठन जो पूरे दुनिया में बहुत बड़ा संगठन माना जाता है, सब लोग मानते हैं, अगर उन्होंने शुरुआत करी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम शुरुआत की है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कुछ बात नहीं की। उसी को लेकर हम बार बार सवाल आपसे कह रहे हैं। यासिर साहब, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे शायद मेरे सवाल को। उन्होंने लफ्ज मॉब लिंचिंग पर एतराज जताया है, ना कि उसके एक्ट पर। यानी जितनी मॉब लिंचिंग के लेकर वाकयात जो पेश आ रहे हैं, उस पर उन्होंने लम्हे फिक्रिया के तौर पर एतराज नहीं जताया। यासिर साहब, नहीं, देखिए, ये आपके समझने का तरीका है। मैंने क्या कहा, आप बहुत संजीदगी से अपनी सहाफत को करती हैं। आपने जब सवाल करना है तो तीखे सवाल ही आएंगे। आपके सवाल के मैं जो जवाब दूंगा वो तो मैं अपने संगठनात्मक दृष्टिकोण से ही दूंगा। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है समाज में, अगर मॉब लिंचिंग पे एक सवाल उठाया गया है, वो भी सबसे बड़े संगठन के सरबराह के थ्रू, तो आप यकीन माने कि इसके अंदर बहुत आने वाले वक्त में सख्ती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिलेक्टिव सोच है, जो ये पाकिस्तान परस्त कुछ प्रोपेगेंडा गैंग के लोग हैं ना, उनको भी अपने सोच में थोड़ा डिफरेंसेस लाना होगा। पाकिस्तान का नाम मत लीजिए न्यूज़ 18 पर सर। कि हम पाकिस्तान का नाम हर चैनल लेता है आजकल, कोई मुद्दा नहीं बनता है, पाकिस्तान का नाम ले लीजिए। आरिफ साहब, आपसे सवाल ये, यासिर जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि एक इतनी बड़ी तंजीम का सरबराह जब मॉब लिंचिंग को लेकर ये बात कहता है, तो आने वाले दिनों में क्या कोई ठोस कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं? आरिफ साहब, आपसे सच्चाई को बर्दाश्त करने आरिफ साहब, आपसे सवाल। आरिफ साहब मेरे सवाल, तो ये आरिफ साहब सवाल सुन लीजिए प्लीज। आरिफ साहब के लोगों को, आरिफ साहब, यासिर जिलानी जी की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि जब इतने बड़ी तंजीम का सरबराह ये कहता है कि मॉब लिंचिंग पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों पर इसमें ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे, क्या आपको उम्मीद है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आरएसएस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई मॉब लिंचिंग को लेकर की जाएगी? सना जी, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर कानून इतना जल्दी बन जाता है कि इनको इतनी फिक्र हो जाती है मुसलमान औरतों की, क्या ये 3 तलाक पे कानून बना देते हैं फटाफट। इनको मॉब लिंचिंग में मरने वालों की फिक्र नहीं है? क्यों? वो इंसान नहीं है? मॉब लिंचिंग में जो मर रहे हैं
आज तक आप मेरे को बताओ इन्होंने क्या स्टेप लिया है मॉब लिंचिंग के बारे में? इन्होंने आज तक के उसको रोकने की बात नहीं कही, उसको सिर्फ बढ़ावा देते जा रहे हैं। अब मोहन भागवत जी लास्ट टाइम बोले कि भाई मॉब लिंचिंग एक दूसरे कल्चर का वर्ड है, यानी यहाँ पर इन्होंने एक चीज बना ली है कि भाई अभी कुछ नया ये करने वाले हैं, तो हम लोग अभी उसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये नया क्या करने वाले हैं। और इनके मुंह से जो पाकिस्तानी शब्द निकलता है, इनको शर्म आना चाहिए कि ये शब्द ये निकालते कैसा है। ये कुछ गलत कर रहे हैं, अगर लोग उसको गलत बोल रहे हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। ये किसी को मारते हैं, वो उसके ऊपर दुख जताते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। ये सब क्या है, इनका क्या चल रहा है इनके बारे में? ये इनको कुछ समझ ही नहीं है। बस एक चीज है कि कोई सही बात कर रहा है उसको पाकिस्तानी बोल दो। ये क्या बात हुई, आप बताइए। यासिर साहब, मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा जो है मर्ज एक तरीके से हमारे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। इस मर्ज से छुटकारा पाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आखिर कैसे रोक लगेगी इस पर? सनाई, जो आपका प्रोग्राम है ना, दो रुख, बहुत मारूफ और मशहूर प्रोग्राम है। यकीन मानिए मैं आपके इस प्रोग्राम के और आपके माध्यम से पूरे भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मॉब लिंचिंग के लिए बेहद सख्त से सख्त कानून और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं टाइम बताइए, टाइम बताइए कब बनेगा? आने वाला वक्त तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप और यकीन टाइम बताइए। और आपसे ये वादा है कि आप भी उन लोगों से सवाल करें जो सिलेक्टिव होके सिर्फ एक कौम यानी मुसलमानों को लेके सोचते हैं। उन्हें भारत में रहने वाले तमाम कौमों के बारे में सोचना होगा, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे जैन हो, भारत की बात कर रहा हूं, ईसाई हो या सिख भाई हो, जहां भी इस तरह की घटनाएं होगी सब इकट्ठे होकर आवाज उठाएं, तब जाके हम इस चीज से जड़ से खत्म करने की पूरी जो हमारी कोशिश और रवायत होगी, इसमें हमें आरिफ साहब, जब मॉब लिंचिंग जैसे जुड़े वाकयात, मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आता है तो इसमें हिंदू मुसलमान हम क्यों करने लगते हैं? लीडरान की तरफ से ये क्यों देखा जाने लगता है कि ये हिंदू है या फिर ये मुसलमान है? मुसलमान है तभी हम आवाज बुलंद करेंगे, हिंदू है तो तभी हम आवाज उठाएंगे। प्रोपेगेंडा होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हिंदू मरता है, आपने देखा होगा, अगर कोई हिंदू मरता है तो भी आवाज उठती है, लेकिन वो किधर पे भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन कोई अगर मुस्लिम मरता है तो ये लोग ही ढोल लेकर पूरे हिंदुस्तान में पीटते रहते हैं कि आज वहां पर तबरेज आलम मर गया, आज वहां पर पहलू खान मर गया, आज वहां पर फलाना आदमी मर गया। ये ढोल जो है वो आरएसएस ही पीटती है। ये आरएसएस का ही काम है, ये बीजेपी का ही काम है। मैंने आपसे कहा ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं इसी नाम पर। मुसलमानों को दबाकर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आरएसएस तो समाजी तंजीम है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे कर रही है? आरिफ मोइन, आरएसएस कहाँ समाजी तंजीम है? आप मेरे को बताइए, आरएसएस कहाँ समाजी तंजीम है? क्या समाज के लिए क्या किया उसने? सिर्फ एक समाज के लिए काम कर रही है वो। उन सिर्फ एक ही वो है कि भाई एक तबके को दबाओ, दूसरे तबके को आगे बढ़ाओ। और क्या कर रही है आरएसएस, आप बताइए। हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान इतना बर्बाद होते जा रहा है, अगर आरएसएस बहुत अच्छी तंजीम है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या स्टेप उठाया है, आप बताइए। ठीक, एक चीज इन्होंने स्टेप बताया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। आज पीएमसी बैंक बर्बाद हो गई है, इस पे इन्होंने क्या किया हुआ है? सरकार से क्या उम्मीदें हैं आरिफ साहब? किस तरह के कदम उठाने की आप उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से मॉब लिंचिंग को लेकर? सरकार से तो मुझे यही उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने 3 तलाक का कानून जल्द से जल्द बनाया, बिना कोई रोक टोक के, किसी की सुनी नहीं, डरा कर धमका कर कांग्रेस के लोगों को बाहर कर सिर्फ उसके ऊपर कोई बोल रहा था तो असद साहब बोल रहे थे, वो भी इनको खराब लग रहा था कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, असद साहब बोल रहे थे तो ये लग रहा था ये क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर कानून लाया जाए, क्या सरकार इस पर नजर रखती है या इस पर अमली इकदाम करती हुई नजर आती है या नहीं। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे खास प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।